जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। गया दिन के यहाँ चोरी हो गया। छत पर कमरे के सामने टीन पड़ी है। टीन के नीचे रंगनाथ, रंगनाथ के नीचे चारपाई। दिन दिन के 10 बजे थे। अब अब आप मौसम का हाल सुनिए। कल रात को बादल गिराई गई थी। वे अब तक छठे छट चुके थे। मतलब जो हुआ था, बादल हुआ तो अब बादल हट चुका था। और धूप को उन पर पड़ने पड़ने की और रंगनाथ को उसे देखने की वहां मुमयानियत नहीं थी। पर उसने यह धूप गांव में ही आकर देखी। उसे ऐसा उसी ने नहीं, बहुत से लोगों के साथ हुआ करता है। वास्तव में यहाँ आ जाने पर रंगनाथ का रवैया उन टूरिस्टों का सा हो गया था जो सड़कें, हवा, इमारतें, पानी, धूप, प्रेम, देश प्रेम, पेड़ पौधे, कमीनापन, शराब, कर्मनिष्ठा, लड़कियां और विश्वविद्यालय आदि वस्तुएं अपने देश में नहीं पहचान पाते और उन्हें विदेशों में जाने पर ही देख पाते हैं। तात्पर्य है कि रंगनाथ की आंख धूप की ओर देख रही थी, पर दिमाग हमारी प्राचीन संस्कृति में खोया हुआ था, जिसमें पहले से ही सैकड़ों चीजें खोई हुई और शोधकर्ताओं को खोजने से ही मिलती है। रंगनाथ ने शोध के लिए एक ऐसा विषय चुना था। हिंदुस्तानियों ने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में अंग्रेजों की मदद से एक विषय का इजाद की थी, जिसका नाम था इंडोलॉजी। जिसका नाम क्या था? इंडोलॉजी। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। जिसका नाम क्या था? इंडोलॉजी। रंगनाथ के शोध का संबंध इसी से था। रंगनाथ के शोध का संबंध इसी से था। इंडोलॉजी को शोधकर्ताओं को पहले इस विषय में शोधकर्ताओं का शोध करना पड़ता और रंगनाथ वही कर रहा था। रंगनाथ का क्या इंडोलॉजी शोध का विषय था। 2 दिन पहले शहर जाकर यूनिवर्सिटी पुस्तकालय से वह बहुत सी किताबें उठा लाया था और इस समय पर फैली हुई धूप को मार्फत उनका अध्ययन कर रहा था। उसके दाएं क्या कहा जा रहा है? उसके दाएं मार्शल और बाएं और कनिंघम विराजमान थे। विंटर नित्ज बिल्कुल नाक के नीचे थे। इसलिए रंगनाथ को जब अचानक हाव हाव की आवाज सुनाई दी तो स्वाभाविक था कि वह समझा कोई ऋषि सामवेद का गान कर रहा है। थोड़ी देर में हाव हाव नजदीक आ गया तो उसने समझ गया कोई हरिसेन समुद्रगुप्त का दिग्विजय फेफड़ा फाड़कर सुना रहा है। इतने ही हाव हाव बिल्कुल नीचे गली में सुने तब उसने मार डालूंगा साले जैसे 2-4 ओजस्वी वाक्यों की मिलावट भी जान पड़ी। तब रंगनाथ समझ गया कि मामला खालिस गंजहा का है। वह मुंडेर के पास जाकर खड़ा हो गया। गली में झांकने पर उसे एक नौजवान लड़की दिखाई दी। उसका सिर खुला था, साड़ी इधर उधर हो रही थी, बाल रूखे और उलझुल थे, उसके होठ बराबर चल रहे थे। निगाह हटाते हटाते उसने लड़की के चेहरे को भी देख लिया, जो लड़की का जिक्र आते ही ताली बजाकर नाचने लगते और फर्श से उछलकर छत से टकरा जाते। उनके लिए जैसे कोई भी लड़की वैसे ही लड़की भी खूबसूरत थी। पर सच बात तो यह है कि बकरियां उससे ज्यादा खूबसूरत थी। हाव हाव के उद्गम से पता नहीं चला, पर वह आवाज कान में बराबर गूंजती रही। रंगनाथ ने पारसी, ब्राउन, कनिंघम आदि को छत पर वैसे ही पड़ा रहने दिया और नीचे उतरकर दरवाजे पर आ गया। इस समय वैद्य जी दवाखाने में काम कर रहे थे। 4-6 मरीज और शनिचर को छोड़कर वहां कोई और नहीं था। हाव हाव की आवाज अब बिल्कुल नुक्कड़ पर आ गई थी। रंगनाथ ने शनिचर से पूछा, यह सुन रहे हो? शनिचर चबूतरे पर बैठा हुआ कुल्हाड़ी के बैंट जड़ रहा था। अचानक हाव हाव सामने में आ गया। लगभग 60 साल का बुढ़ा आदमी था। क्या हुआ कि हाव हाव जब अचानक सामने आ गया तो लगभग कितने साल का बुढ़ा था? एक 60 साल का बुढ़ा आदमी था। देह से मजबूत, नंगे बदन, पहलवानी ढंग से घुटने तक धोती बांधे हुए। उसके सिर पर 3 चोटी थी। तीनों से अलग अलग दिशाओं में खून बहकर दिख रहा था कि यह एक तरह का खून भी आपस में मिलना पसंद नहीं करता। वह जोर जोर से हाव हाव करता हुआ दोनों हाथ उठाकर हमदर्दी से भीख मांग रहा था। रंगनाथ खून का दृश्य देखकर घबरा गया। शनिचर ने पूछा, ये कौन है? इन्हें किसने मारा? शनिचर ने कुल्हाड़ी का बैंट और बशूला धीरे से जमीन पर रख दिया। घायल बुजुर्ग को उसने हाथ से पकड़कर चबूतरे पर बिठाया।
जब उसे चबूतरे पर बैठाया तो शनिचर ने सांस संतोष की सांस ली और जिसे दूर दूर तक लोगों ने सुना ही नहीं देख भी लिया। रंगनाथ हक्का बक्का खड़ा था। शनिचर ने एक अलमारी से रुई निकालते हुए कहा, तुम पूछते हो इन्हें किसने मारा? यह भी कोई पूछने की बात है? एक लोटे में पानी और रुई लेकर वह बुजुर्ग के पास पहुंचा और वह बोला वहीं से बोला, इन्हें और कौन मारेगा? ये छोटे पहलवान के बाप हैं। उसे छोड़कर किस साले में दम है कि इसको हाथ लगा दे? शायद छोटे पहलवान की इस प्रशंसा से कुशहर, जिसका पूरा नाम कुशहर प्रसाद था, जिसका पूरा नाम क्या था? कुशहर प्रसाद, मन को कुछ शांति हुई। वहीं से वैद्य जी बोले, महाराज इस बार तो छोटुआ ने मार ही डाला। अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, हमारा बंटवारा कर दो, नहीं तो आगे कभी मेरे ही हाथों उसका खून हो जाएगा। कुशहर प्रसाद ने एक बार फिर बड़े कष्ट से हाँ हूँ कहा, जिसका अर्थ था कि बद्री ऐसे बात कहकर बड़ा अत्याचार कह रहे हैं कि वे फिर अचानक उठकर खड़े हो गए और दहाड़ कर बोले, वैद्य महाराज अपने लड़कों को रोको। ये सब इसी तरह की बातें कहकर एकाध लाशें गिरवाने पर तुले होने, चुप करो नहीं तो खून हुए बुना नहीं रहेगा। वैद्य जी घाव देखने की इच्छा नहीं दिखाई। वे अपने मरीज की ओर देखने लगे, साथ ही प्रवचन देने लगे कि पारस्परिक कलह शोक का मूल है। यह कहते हुए उदाहरण देने के लिए वे छटपटाकर इतिहास के कमरे में घुसे और यही कहते हुए पुराण के रोशनदान से बाहर कूद आए। पारस्परिक कलह के शोक का मूल साबित करके उन्हें कुशहर को सलाह दी कि थाने और कचहरी के चक्कर न पड़ना चाहिए। उसके बाद वे दूसरे प्रवचन पर आ गए, जिसका विषय था थाना कचहरी भी शोक का मूल है। वैद्य जी की मूछें थरथराई, जिससे लगा कि वे अपमानित हुए, पर उसके मुंह पर मुस्कान छिटक गई, जिससे लगा कि वे अपमानित नहीं होना जानते। उपस्थित लोगों के चेहरे खींच गए और साफ जाहिर हो गया कि कुशहर को अब यहाँ हमदर्दी का भीख नहीं मिलेगा। बद्री पहलवान ने दुत्कार कर कहा, जाओ जाओ, लगता है छोटुआ से लड़कर लड़ास पूरी नहीं हुई, जाकर पट्टी वट्टी बंधवा लो। यहाँ बहुत ना टिलटिलाओ। छोटे पहलवान जैसे अब तक जाहिर हो चुका होगा खानदानी आदमी है। छोटे पहलवान जैसा कि अब तक जाहिर हो चुका खानदानी आदमी है। उन्हें अपने परदादा तक का नाम याद है और हर खानदानी आदमी की तरह वे उनके किस्से बयान करते हैं। कभी कोई अखाड़े पर वे अपने साथियों से कहते हैं, हमारे परदादा का नाम भोलानाथ है। क्या कहते हैं? हमारे परदादा का नाम क्या है? भोलानाथ था। वे बड़े गुस्सा करते थे, नथुने हमेशा फड़फड़ाया करते थे। रोज सवेरे उठकर वे पहले अपने बाप से टर्रपुर करते, तब मुंह में पानी डालते। टुरुपुरु न होती तो उसका पेट गड़गड़ाया करता। छोटे पहलवान की बात से अतीत मोह टपकता था। उनके किस्से सुनते ही 19वीं सदी के गांव की तस्वीर सामने आ जाती, जिसमें गाय बैल से भरे पूरे दरवाजे पर गोबर और मूत की ठोस खुशबू के बीच नीम की छांव तले जिस्म की टपकती हुई लसलसाती नीमकोड़ियां झाड़ते हुए दो महापुरुष नंगे बदन अपनी चारपाई से उठ बैठते हैं और एक दूसरे को देर तक सोते रहने के लिए गालियां देने लगते। और फिर वे दोनों लड़ने लगते और मारपीट करने लगते। और यही परंपरा चला था। बाप बेटे को, बेटा अपना पोता को, ऐसे करके वो एक दूसरे से मारपीट करके ही कोई काम करते थे। छोटे पहलवान इसी तरह कोई किस्सा खत्म करके बाद में कहते, अपने बाप को मर जाने पर बाबा भोलानाथ बहुत दुखी हुए। छोटे पहलवान ये बातें शेखी बखारने के लिए नहीं करते, यह बिल्कुल सच थी। उनका खानदान ही ऐसा था। उनके यहाँ बाप बेटे में हमेशा ही बड़ा घनिष्ठ संबंध चला आ रहा था। प्रेम करना हो तो एक दूसरे से प्रेम करते, लाठी चलाना हो तो एक दूसरे पर लाठी चलाते, और जो भी अच्छा बुरा गुण उनके हाथ में आता उसका आजमाइश एक दूसरे पर ही किया करते। जब भोलानाथ अपने बाप के मर जाने पर सचमुच ही बहुत दुखी हुए। उनके जीवन में एक रीतापन आ गया। उनके न रहने पर सवेरे की किसी से झगड़ा करने के लिए उनका पेट गड़गड़ाने लगता, मुंह में पानी डालने का मन न होता। दिन रात खेतों पर बैल की तरह जूते रहने पर भी उन्हें अपच शिकायत रहने लगी। उनके लड़के गंगादयाल उनके काम आए। उनके लड़के का नाम क्या था? गंगादयाल उनके काम आए।
कहा भी कि लड़के बुढ़ापे की आंख की ज्योति होता है। वे गंगा दयाल एक दिन 17 साल उम्र में ही अपने बाप भोलानाथ, अपने बाप का नाम क्या था, भोलानाथ, को इतने जोर से लाठी मारी कि वहीं जमीन पे गिर गए। जमीन पे गिर गया, उनकी आंखें कोड़ी सी निकल गई और उनकी आंखों के सामने ज्योति का वर्षा होने लगी। गंगा दयाल के लड़के कुशहर प्रसाद छोटू पहलवान के बाप थे। यानी गंगा दयाल के बेटा का नाम क्या था, कुशहर प्रसाद, कुशहर प्रसाद के बेटा का नाम क्या था, छोटू पहलवान। कुशहर प्रसाद स्वभाव से गंभीर थे, इसलिए वे गंगा दयाल से व्यर्थ गाली गलौज नहीं करते थे। उन्हें रोज सवेरे खेतों पर जाने से पहले अपने बाप से झगड़ा करने की परंपरा भी खत्म कर दी। इसकी जगह उन्होंने मासिक रूप से युद्ध करने का चलन चलाया। बचपन में ही गंगा दयाल को फूहड़ गालियां देने ऐसी दस्ता प्राप्त हो गई कि नौजवानों गंजहों उनके पास शाम को आकर बैठने लगे थे। इस दृष्टि से रोज शाम को कुशहर प्रसाद का खानदान में उठने वाले कोहराम की गिरी निगाह से देखना प्रतिक्रियावाद की निशानी होगी। इस पर पड़ोस वाले का राजनीतिक बोध इतना विकसित न था, अतः जैसे ही शाम को छोटकुओं और बड़कों की गालियां व हाहाकार गली में कुत्तों की भूख भांक के ऊपर उठकर शिवपालगंज के आसमान की बर्छियां सी चुभोने लगती, पड़ोसियों की आलोचनाएं शुरू हो जाती। अब यह कुकरहवा आधी रात तक चलेगा। किसी दिन एक फटा जूता लेकर इस पर पिल पड़ जाए तभी काम बनेगा। इनकी जुबान को संग्रहणी लग जाए, चलती है तो चलती ही रहती। कुकहरवा गंजही बोली का शब्द है। कुत्ते आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए शोर मचाते हैं। उसी को कुकरहाव कहते हैं। शब्द शास्त्र के इस पैच को देखते हुए छटकुओं और बड़कों का वार्तालाप को कुकरहावा कहना गलत होगा। सच तो यह है कि वे दोनों स्वप्निक बंदरहाव करते थे। आसमान की ओर आंखें उठाकर सिर पर फैली हुई नीम की टहनियों को झांकते उसने कहा, कहाँ हो प्रभु, कब लोगे कल्कि का अवतार। जवाब में आकाशवाणी हुई और एक कौआ तब नहीं बोला, किसी अबाबिल ने बीट तक नहीं की। कलंकी अवतार की याद करने वाले का चेहरा गिर गया, पर शनिचर ने कुल्हड़ी की बैट को परखते हुए तीखी आवाज में कहा, जाओ तुम भी कुशहर के साथ चले जाओ, गवाही में जाकर खड़े हो जाना, रुपए धेली वहां भी मिल ही जाएगी। बद्री पहलवान ने मुस्कुराकर इस बात का समर्थन किया। रंगनाथ ने देखा कल्कि अवतार की याद करने वाले व्यक्ति पुरोहित नुमा बुढ़ा है, पिचके हुए गाल, खिचड़ी दाढ़ी, बिना बटन का कुर्ता, सिर पर अस्त व्यस्त गांधी टोपी जिसके पीछे चुटियां लगाकर आसमानी बिजली गिराने से शरीर की रक्षा कर रही थी, माथे पर लाल चंदन का टीका, गले में रुद्राक्ष का माला। वह आदमी सचमुच कुशहर प्रसाद के पीछे चला गया। शनिचर ने कहा, यह राधे लाल है। वह आदमी कौन था? राधे लाल था। आज तक इन्हें बड़े बड़े वकील भी जिरह करके नहीं उखाड़ पाया। शनिचर के पास एक तमाशबीन खड़ा था। उसने श्रद्धा से कहा, राधेलाल महाराज को किसी देवता का इष्ट है, झूठी गवाह शटाक से देते चले आते हैं, वकील टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देते हैं। राधेलाल जो वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह झूठी गवाह देते हैं, इसलिए वह प्रसिद्ध है। राधेलाल झूठी गवाह देने के लिए प्रसिद्ध है। कुछ देर राधेलाल की प्रशंसा होती रही। शनिचर और तमाशबीन में लगभग एक बहस सी हो गई। शनिचर की राय थी कि राधेलाल बड़ा काइया है और शहर के वकील बड़े भोंदू, तभी वे उसे जिरह में नहीं उखाड़ पाते। उधर तमाशबीन इसे चमत्कार और देवता के इस रूप में मानते हुए तुला था। तर्क और आस्था की लड़ाई हो रही थी। कहने की जरूरत नहीं कि आस्था तर्क को दवाई दे रही थी। उसी समय छोटे पहलवान बगल की गली से अकड़ते हुए निकले। वैद्य जी के दरवाजे आकर उन्हें इधर उधर ताक झांकी, फिर पूछा, चले गए? शनिचर ने कहा, हाँ गए, पर पहलवान इस पॉलिसी इंसानियत के खिलाफ है।
छोटे ने दांत पीसकर कहा, इंसानियत की तो ऐसी तैसी, और तुम्हें क्या कहूँ। शनिचर कुल्हाड़ी हाथ में लेकर खड़े हो गए। पुकार कर, बद्री भैया देखो, तुम्हारा बछेड़ा मुझ पर दुलाती झाड़ रहा है, संभालो। वैद्य जी ने छोटे को देखकर उठ खड़े हुए। रंगनाथ बोला, ऐसी नीच मुंह दिखाना पाप है, इसे यहाँ से भगा दो, कहकर वे घर के अंदर चले गए। छोटे पहलवान बैठक के अंदर आ गए। धूप फैली हुई थी। सामने नीम के पेड़ पर बहुत से तोत टें करते हुए उड़ रहे थे। चबूतरे पर शनिचर कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। बद्री पहलवान एक कोने में चुपचाप खड़े मुकद्दर की जोड़ी तोल रहे थे। रंगनाथ वैद्य की किसी किताब के पन्ने उलट रहा था। छोटे को लगा कि उसके खिलाफ विद्रोह की हवा फैली हुई। जवाब में वह सीना फुलाकर धचक के साथ रंगनाथ के पास बैठ गया। जबड़े घुमा घुमा कर मुंह के अंदर पहले से सुरक्षित सुपारी की जुगाली करने लगा। छोटे ने रंगनाथ को यूं देखा जैसे निगाह के सामने कोई भुगना उड़ रहा है। उखड़ी हुई आवाज में जवाब दिया, यह बात है तो मैं जानता हूँ, मैं तो बद्री गुरु का ही घर समझकर आया हूँ। अब तुम ही लोगों की हुकूमत है तो यहाँ पेशाब करने भी नहीं आऊंगा। रंगनाथ ने हंसकर बात को हल्का करना चाहा और कहा, नहीं नहीं बैठो पहलवान, दिमाग गर्म हो रहा तो एक लोटा ठंडा पानी पी लो। फिर उसी तरह उखड़ी आवाज में छोटे ने कहा, पानी? मैं यहाँ टट्टी तक के लिए पानी नहीं लूंगा, सब लोग मिलकर चले हमको लुहलुहाने। बद्री ने अब छोटे की ओर बड़प्पन की निगाह से देखा और मुकद्दर को बाएं हाथ से तोला। देखते देखते मुस्कुराए, बोला, गुस्सा तो कमजोरों का काम है, तुम क्यों ऐंठ रहे हो? आदमी हो कि पैजामा? बद्री चुपचाप यह वार्तालाप सुनते रहे। बद्री क्या हुआ, चुपचाप यह वार्तालाप सुन रहे थे। वे बोले, तुम बहुत हो गया छोटे, अब ठंडे हो जाओ। छोटे अनमने होकर बैठ रहे हैं। नीम के पेड़ पर होने वाली तोतों की टेंटे सुनते रहे। आखिर में एक सांस खींचकर बोला, तुम भी मुझी को दबाते हो गुरु, तुम जानते नहीं यह बुढ़ा बड़ा कुलच्छनी है, इसके मारे कहारिन के घर में पानी भरना बंद कर दिया। और भी बताऊं, अब क्या बताऊं, कहते कहते जीव गधाती है। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, अगले परिचय। यहाँ तक आप लोग जरूर कंप्लीट कर लेगा। जय हिंद। आपको क्लास कैसा लगा जरूर अनिवार्य रूप से कमेंट करके बताएंगे, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।